मैं डॉक्टर रामा यादव, सहायक प्राध्यापक कल्याण पीजी कॉलेज भिलाई छत्तीसगढ़। मैं आपके सामने आज प्लेटो के शैक्षिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाहता हूं, अपना विचार रखना चाहता हूं। प्लेटो के एजुकेशनल आउटलुक पर दृष्टिपात करने से पूर्व में एक पूर्ण रहस्यवादी, अमूर्त चिंतक, विश्लेषण की अभूतपूर्व क्षमता का धनी दार्शनिक प्लेटो को ग्रीक में पूर्ण ग्रीक के रूप में, परफेक्ट ग्रीक के रूप में माना गया था। प्लेटो निश्चित रूप से जो भी अपने विचारों को रखे हैं वे संवाद शैली में रखे हैं, और संवाद शैली अपने आप में, यदि किसी के साथ हम संवाद के रूप में कोई बात रखते हैं तो उसमें नाटकीयता के गुण पाए जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है, संगीत के या पोएट्री को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया। जब उनके हम शैक्षिक विषयों की बात करते हैं तो आपने देखेंगे इतिहास, भूगोल, संगीत, कला और भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, इन विषयों को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। खास करके गणित पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। दूसरी बात ये बनती है कि उनकी थ्योरी ऑफ साइंस, विज्ञानवाद, प्रत्यय को समझने का सबसे अच्छा उन्होंने विचार रखा है। चूंकि विज्ञान नित्य है, निश्चित है, उसमें असंदिग्धता के गुण पाया जाता है। विज्ञान सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है। इसलिए जो है, और ज्ञान के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान के अंदर सर्वव्यापकता का, सार्वभौमिकता का, निश्चितता का गुण पाया जाना चाहिए उसके अंदर। इस आधार पर देखा जाए तो विज्ञान अपने आप में स्वतः सिद्ध है। सार्वभौमिकता और निश्चितता भी विज्ञान का गुण पाया जाता है। इसलिए उन्होंने विज्ञान, आइडियाज ऑफ साइंस को अधिक महत्व दिया। प्रत्यक्ष ज्ञान का वो खंडन करते हैं। कारण यह है कि इंद्रिय ज्ञान जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। चूंकि रहस्यवादी चिंतक थे और उन्हें आदर्शवादी भी माना जाता है, इसलिए प्रत्यय को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। मत और धारणा का उन्होंने विरोध किया है। कारण है कि मत और धारणा विश्वास पर आधारित होता है और विश्वास का अपना मूल्य नहीं होता। स्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने सामान्य ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया। कारण यह है कि संगत, असंगत या जो सजातीय और विजातीय का भेद होता है ज्ञान के लिए आवश्यक होता है, और सजातीय और विजातीय का भेद निश्चित रूप से सामान्य के, तभी सामान्य ज्ञान जो है हमारे पास आता है। एक और बात तो, चूंकि प्रत्ययवादी थे, रहस्यवादी थे, आदर्शवाद में भी उनका विश्वास था, इसलिए सृष्टि के विकास को या विकास को जो है उद्देश्यपूर्ण मानते हैं, स्वोद्देश्य मानते हैं। बिना उद्देश्य के वो विकास को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते सृष्टि की अवधारणा को। दूसरे, उनके स्वयं के विचारों में अन्याय के प्रति विद्रोह था। वो किसी भी प्रकार के अन्याय को एक्सेप्ट नहीं करते थे। विवेक, नॉलेज ऑफ विजडम को वो सर्वशुभ मानते थे। एक बात बनती है कि शिक्षा को उन्होंने स्टेट या राज्य के अधीन माना है। राज्य के अधीन शिक्षा को मानने, जहां तक मैं समझता हूं कि वह व्यापकता के लिए है,
सर्व शिक्षा के लिए है, जन सामान्य की शिक्षा के लिए है। यदि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व ना माना जाए तो उस स्थिति में शिक्षा जो है वर्ग विशेष या प्रभु विशेष के पास संकुचित हो जाती है। वहाँ उनका दृष्टिकोण व्यापक था, इसलिए शिक्षा को उन्हें स्टेट का उत्तरदायित्व माना था। नियंत्रण जहाँ तक है, उत्तरदायित्व नियंत्रण में जहाँ तक थोड़ा सा हमें भेद लगता है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात रखी थी, वर्ग विभाजन भी वो किए थे अपने एजुकेशन में। वर्ग विभाजन का उनका कारण था, उन्होंने वर्ग विभाजन के रूप में 3 वर्ग की संकल्पना की है, 3 वर्ग की बात की है। शासक वर्ग, योद्धा या सुरक्षा वर्ग, और तीसरा उन्होंने कृषक और व्यापारी वर्ग। उस समय की ये तीनों आवश्यकताएं थी, जिस समय में, जिस काल में के वो चिंतक हैं, जिस काल के वो दार्शनिक हैं, उस समय की ये जरूरतें थी। आज की जरूरतें कुछ भिन्न हो सकती हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने वर्ग भेद किया है या वर्ग विभाजन कहें कहा है, वह टोटली सेल्फ अचीवमेंट पर है, इंडिविजुअल की स्वयं की उपलब्धि पर है, न कि जन्मना है। जन्म के आधार पर उन्होंने वर्ग भेद नहीं बनाया है। हमारे भारतीय संदर्भ में जो जन्मना वर्ग है, उच्च वर्ग कहिए, मध्यम वर्ग कहिए, निम्न वर्ग कहिए, या उसे सामान्य वर्ग कहिए, ओबीसी कहिए, एसटी एससी कहिए, जो भी जिस रूप में वर्ग विभाजन हमारा जन्मना है, उनका वर्ग विभाजन जो है, क्योंकि सर्व शिक्षा राज्य की जरूरत थी कि वह सभी नागरिकों को शिक्षित करे, और शिक्षित करने में जिस प्रकार का जिसका अचीवमेंट हो, उसका स्वयं की उपलब्धि है, उसके आधार पर उन्होंने वर्गों की बात किया है, न कि जन्म के आधार पर किया है। दूसरी बात, उन्होंने असीमित अधिकार की बात किया है शासक वर्ग के लिए, जो उच्च वर्ग होगा उसके लिए असीमित अधिकार की बात किया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने 2 विशेष गुणों की बात किया है। शासक वर्ग जो है विवेक युक्त हो, उसके अंदर नॉलेज ऑफ विजडम हो। दूसरी बात है कि अप्रतिम न्यायनिष्ठ हो। शासक वर्ग को अप्रतिम न्यायनिष्ठ होना चाहिए, न्याय में उसकी बहुत बड़ी आस्था होनी चाहिए, विवेक में उसकी बड़ी आस्था होनी चाहिए। वह किसी भी रूप में स्वतंत्रता उसकी है, लेकिन वह स्वच्छंद नहीं है। तो ये थे दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, और इसके आलोक में वह विषय के चयन हो। नारी शिक्षा, स्वर शिक्षा की बात आ गई तो नारी शिक्षा अलग से कोई प्रश्न नहीं बनता, जहां तक मेरा समझना है। एसटी एससी वर्ग या निम्न वर्ग का कोई, जब उन्होंने सर्व शिक्षा की बात कही कि स्टेट का, राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो सभी नागरिकों को शिक्षित करे, और नागरिक जो शिक्षित जिसको किया जा वह अपने सेल्फ अचीवमेंट के आधार पर, शेष उन्होंने बातें समय समय पर अलग अलग खंड के लिए, जन्म से लेकर या इतने वर्ष से लेकर इतने वर्षों तक की ये शिक्षा होनी चाहिए। स्वाभाविक जो प्रत्यय बनते हैं, जो ग्राह्यता बनती है कि व्यक्ति के अंदर जो है प्रत्यक्ष का परसेप्शन कब होता है, अमूर्त का परसेप्शन कब कर पाता है, उसके बाद जो उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो बातें होती हैं, साथ ही उसके बहुत से जो भेद होते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होते, उसका चिंतन की क्षमता जिस समय जिस व्यक्ति की होती है वो करता है, और कुशलता जिसके अंदर जो आती है उसकी उन्होंने बहुत से विभिन्न रूपों में बात रखी है। मैं आज आपके सामने अपना विचार रखा। धन्यवाद।